नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसा कि आज सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से, और इसमें जो एयर स्ट्राइक में जो हीरो रही हैं बहादुर बेटी देश की या बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ लाइनें मैं बोलना चाहता हूं। और ये लाइन जो आज हमारा सत्यशोधक समाज, समतामूलक समाज की बात होगी, उस पर भी आधारित होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 5 यानी सतत विकास लक्ष्य 5 में भी ये बात इंक्लूड होती है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सलाम सोफिया कुरैशी, सलाम। तो आइए हम लोग आज देखते हैं एक पुनर्जागरण के एक नए टॉपिक के साथ। एक समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। ज्योतिराव फूले, इनके पिता गोविंदराव फूले और इनकी माता, जैसा कि सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हमने कर दिया। इनका जन्म हुआ था पुणे के खानवाड़ी में, लगभग 17 में हुआ था। पुणे के खानवाड़ी में हुआ था। इनके कई साल पहले इनके पूर्वज सतारा में रहते थे। सतारा से आकर पुणे में बस गए। तो 11 अप्रैल 1827 को पुणे के खानवाड़ी में ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म होता है। इनके पूर्वज फूलों का व्यापार करते थे, माली का कार्य करते थे, गजरे बनाते थे। इसी वजह से इन लोगों के नाम के आगे यानी इनकी टाइटल फूले हो गई। इनकी माता चिमनाबाई और पिता गोविंदराव फूले थे। चिमनाबाई दुर्भाग्यवश ये 1 साल के थे तभी चिमनाबाई इन्हें छोड़कर स्वर्ग के लिए चली गई। इनका मतलब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और इनका लालन पोषण या पालन पोषण कहें शगुणाबाई नामक दाई ने किया। और ये 21 साल की उम्र में जाकर 7वीं कक्षा पास किए अंग्रेजी से, और 1840 में इनका विवाह सावित्रीबाई फूले से होता है। और इन्होंने जो कार्य किया सोसाइटी में आज भी बहुत सराहनीय है। उस समतामूलक समाज की स्थापना के लिए इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने बताया कि गुलामों की क्या दशा है। अमेरिका और अफ्रीका के आंदोलन से भी प्रेरित थे। ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे भाईचारे, बंधुत्व से भी, समानता, समता, बंधुत्व से प्रेरित होकर इन्होंने जो पुस्तकें लिखी। एक बार हुआ ये कि ये विद्यालय में चपरासी की जगह पे थे या किसी कार्य पे लगे हुए थे और पढ़ भी रहे थे। तब तक क्या हुआ कि कुछ लोगों ने शिकायत कर दी। लोग, बड़े वर्ग के लोग ये नहीं चाहते थे कि पढ़े लिखे। इनको कहा कि जाके जो क्लर्क था वहाँ का, विद्यालय का, उसने इनको अपने बागानी फसलों या खेती बाड़ी का कार्य सौंप दिया, निकाल दिए गए। इस तरह से इस शिक्षा से थोड़ा दूर होने लगे। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं चपरासी की भी नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा जीवन मैं दीन दुखियों में अपना लगा दूंगा। इन्होंने क्या किया, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं और एक कुछ पुस्तकें लिखते हैं। 1873 में जो सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया ज्योतिराव फूले ने, उसका उद्देश्य था जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना और सदियों से चली आ रही कुप्रथा को समाप्त करना। खास करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध लिखा करते थे। और तथाकथित समय में ये बातें, इनके ज़माने में ये हुआ करती थी कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये खुद शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक अपनी
पत्नी सावित्री बाई फुले को भी पढ़ाते हैं। अब कोई महिला शिक्षिका नहीं मिलने के कारण 1 जनवरी 1848 ईस्वी को पुणे में पहला बालिका विद्यालय इन्होंने खोला। इतना ही नहीं, जब उस विद्यालय की अध्यापिका या भारत की प्रथम अध्यापिका सावित्रीबाई फुले, जब ये दोनों युगल मतलब दंपति पढ़ाने लिखाने लगे तो समाज में लोग इनके पिता से शिकायत करने लगे। यहाँ तक कि गोविंदराव फुले यानी ज्योतिबा फुले के पिताजी ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये घर से बाहर निकल गए लेकिन अपने इस कदम को नहीं रोका और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करते हैं। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी और हुआ ये कि 11 मई 1888 को मुंबई में एक विशाल सभा थी। वहां की सभा में उपस्थित विट्ठल राव कृष्णा जी के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई। या यूं कहें कि बंबई में आयोजित एक सभा द्वारा इन्हें महात्मा शब्द की उपाधि दी गई। इन्होंने क्या किया, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे इन्होंने पुस्तकें लिखी, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और सबसे ज़्यादा अगर उसमें किसी का नाम पूछा जाता है, और लोक सेवा आयोग ने भी कई बार पूछा है, तो गुलामगिरी। ये इनकी सबसे पहली पुस्तक थी गुलामगिरी। गुलामगिरी में इन्होंने लिखा है कि कैसे तथाकथित उच्च वर्ग शोषितों का शोषण कर रहा है, वंचितों का शोषण कर रहा है। ब्राह्मणवादी विवाह प्रथा के खिलाफ थे, ये बाल विवाह के खिलाफ थे, विधवा पुनर्विवाह के घोर समर्थक थे। इन्होंने ये पहले व्यक्ति थे जो गैर ब्राह्मण परंपरावादी विवाह से हटकर विवाह संपन्न कराए। इनकी पहली पुस्तक गुलामगिरी। और एक पुस्तक और है इनकी, धर्म तृतीय रत्न। छत्रपति शिवाजी। और एक पुस्तक है अछूतों की कैफियत। कैफियत का मतलब समाचार से, हाल। क्या मतलब अछूतों की हाल है? अछूतों की कैफियत, अछूतों की कैफियत। और एक पुस्तक है किसान का कोड़ा। और ज्योतिबा फूले के प्रयासों को लेकर के अंग्रेज थोड़ा प्रोत्साहित है। अंग्रेजों ये कहे कि उस समय ब्रिटिश रूल था, किसान एक्ट पारित करवाया इन्होंने अपने प्रयासों के चलते। और अंत में 28 नवंबर 1890 को इनका देहांत हो जाता है पुणे में। 28 नवंबर 1890 को पुणे में देहांत। लेकिन जो मेन बात याद रखनी है कि 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और ये पति पत्नी दोनों शिक्षक शिक्षिका का रोल निभाते थे। और जब इन्होंने 1 जनवरी 1848 को प्रथम बालिका विद्यालय खोला। लोग अछूतों को नहीं जाने देते थे, लेकिन जबरदस्ती ये पढ़ाना शुरू किए, बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किए। सावित्री बाई फुले प्रथम शिक्षिका बनी। इसके बाद एक करके लगातार 18 विद्यालयों का इन्होंने
स्थापना की, 18 विद्यालय बनाए इन्होंने। तो ये थे ज्योतिराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले कहा गया, और इन्हें बम्बई सभा में एक भीड़ द्वारा इनका नाम, इन्हें महात्मा शब्द की उपाधि दी गई। तो किसी भी हस्ती को, यहाँ चूंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आप गूगल करके एक एक किताब के बारे में देख सकते हैं कि इनकी विषय क्या थी, इनकी विषय वस्तु क्या थी। सबसे अधिक बार जो पूछी जाने वाली पुस्तक है वो गुलामगिरी है, और इसी समय ये प्रकाशित हुई थी। 71 में लिखना इन्होंने शुरू किया, 73 में प्रकाशित हो गई थी। और फिर किसान का कोड़ा, ये भी बड़ी मशहूर पुस्तक है इनकी। तो इन्हें आप देखेंगे। अब हम लोग किसी एक दूसरे शीर्षक की तरफ चलते हैं। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग एक और सभा की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं परमहंस सभा या परमहंस मंडली। परमहंस सभा का जो कल हमने जिक्र किया था, कल या पिछली क्लास में, वही परमहंस सभा परमहंस मंडली कहलाई। परमहंस मंडली 1849 में, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, इसकी स्थापना हुई थी 1849 में, और इसे परमहंस सभा भी कहा गया। और इसके जो संस्थापक रहे थे, संस्थापक चार्ट में हम लोगों को बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और हम सोच रहे हैं कि एक टॉपिक समाप्त होने के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, ताकि आईएएस परीक्षा से पहले पहले हम लोग अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग तारखड़कर, पूरा नाम था खड़कर इन्होंने। और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था दुर्गा राम मेहता, दुर्गा राम मेहता। दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की। और जो दादोबा पांडुरंग थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम है धर्म विवेचन। इनकी पुस्तक है धर्म विवेचन, यानी धर्म पे विवेचना करना था, धर्म विवेचन। तो ये किताबें महत्वपूर्ण होती हैं कि धर्म विवेचन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो दादोबा पांडुरंग ने की। और जो ये संगठन था परमहंस मंडली, परमहंस मंडली अपना जो पत्र निकालती थी, का जो प्रधान पत्र था, जो मेन पत्र था, मुख्य पत्र था, उसका नाम है ध्यान प्रकाश। मिलान करने के लिए आता कूट के रूप में, तो ध्यान प्रकाश। ध्यान देने की बात यह है कि यही परमहंस मंडली परम सभा भी कही जाती थी। तो यही आगे चल करके यही संगठन 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के रूप में स्थापित हुआ। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलकर यही संगठन आगे चल करके प्रार्थना समाज बना। यही संगठन आगे चलकर 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज, और कल हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में, इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे।
चूँकि यहाँ इतना समय नहीं, इतना विस्तार देने के लिए, नहीं तो मैं इनकी एक एक पुस्तकों के बारे में बताता। उन पुस्तकों को जो नाम ले रहा हूँ, समय मिले तो आप गूगल करके पढ़िएगा। गुलामगिरी जरूर पढ़िएगा, समतामूलक समाज के लिए। तो इस तरह से ये भी हो गया। बस ये शॉर्ट पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। और एक और टॉपिक लेते हैं हम लोग, रहनुमाई। रहनुमाई माजदा यासन या माजदा यापन, वही 1851 में। रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया यारो, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, जरा एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। देखते हैं, इसके संस्थापक थे जो 5 संस्थापक, 5 लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। और वो 5 व्यक्ति थे। पहले तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। और नौरोजी फरदीन, नौरोजी फरदीन, ये 5 प्रमुख व्यक्ति हैं। और एस बंगाली, यस बंगाली। और चौथे व्यक्ति हैं आर.के. वाचा, आर.के. वाचा। 1 2 3 4 और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम है आर.के. कामा, सॉरी जे.बी. वाचा था इनका नाम, जे.बी. वाचा, आर.के. कामा। तो ये मुख्य लोग थे। अन्य सदस्य भी थे, ये प्रमुख व्यक्ति थे। ये 5 प्रमुख व्यक्ति थे। इनको पूछा जाता है, इन 5 का नाम, कि रहनुमाई माजदा यासन के संस्थापक कौन थे। रहनुमा का मतलब आप जानते हैं। इन्होंने क्या किया, दादा भाई नौरोजी ने एक समाचार पत्र निकाला, साप्ताहिक। और इस संगठन का जो उद्देश्य था, पहले उद्देश्य ही लिख देते हैं। संगठन का उद्देश्य सबके सब पारसी हैं। पारसी सुधार, पारसियों की स्थिति में, या पारसी समाज सुधार लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, पारसी समाज सुधार। दादा भाई नौरोजी तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दूसरे अध्यक्ष रहे हैं 86 में भी, 88-86, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी अध्यक्षता कर चुके हैं। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग बहुत डिटेल से जानते होंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। यहाँ हमारा उद्देश्य बस इतना है। और एक इनका समाचार पत्र निकलता था, दादा भाई नौरोजी द्वारा साप्ताहिक, ये लिख दे रहे हैं। दादा भाई नौरोजी एक साप्ताहिक पत्र निकालते थे, उसका नाम था राफ्तार गोफ्ता, राफ्तार गोफ्ता। ये साप्ताहिक पत्र था और जिसका अर्थ होता है सत्यवादी। अर्थ है, इसका अर्थ है सत्यवादी। अक्सर पारसियों में सत्यता बहुत होती है, ये लोग सत्यवादी होते हैं। और इनकी संख्या कम है, इसीलिए भारत सरकार, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय भारत सरकार ने ये योजना चलाई, जियो पारसी। इनकी जनसंख्या में गिरावट आती चली जा रही है, तो इनको जल्दी विवाह करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं। भारत के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें से एक पारसी भी है।
तो इनका यह पत्र जो था साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार निकलता था, साप्ताहिक पत्र। इसका नाम था राफ्तार गुफ्ता और निकालते थे दादा भाई नौरोजी। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में भी जानेंगे। तो रहनुमाई मजदा यासन को देख लिया आपने, इसके संस्थापक सदस्यों को देख लिया, इसका उद्देश्य था पारसी समाज सुधार। और राफ्तार गुफ्ता इसका साप्ताहिक पत्र था, इसका अर्थ होता है सत्यवादी। और राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, राजमुंद्री सोशल वर्तनीय शुद्धि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन एक संगठन, राजमुंद्री सोशल एसोसिएशन। 1878 में, ये 1878 में स्थापित हुआ। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक वीर सालिंगम, इनका नाम है वीर सालिंगम, वीर सालिंगम पंतुलू, शालिंगम, वीर सालिंगम पंतुलू। इन्हें ये 1881 में प्रथम दक्षिण में इन्होंने प्रथम विधवा विवाह करवाया, इसलिए इन्हें दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम किसी एक क्लास में लेंगे टॉपिक में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब पहला विधवा विवाह कराया था, उस समय की स्थिति ये थी कि बंगाल में कलकत्ता की गलियों में इतनी भीड़ लग गई थी, को देखने के लिए लोग नाली में गिर गए थे। मतलब इन्होंने एक इतना अच्छा कदम उठाया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो विशेष मतलब संबंध रखा जाता है विधवा पुनर्विवाह से, तो इसी तरह से इन्होंने, वीर सालिंगम ने 1881 में, 81 ईस्वी में दक्षिण मतलब बम्बई महाराष्ट्र में, या दक्षिण मतलब राजमुंद्री में, दक्षिण में प्रथम विधवा पुनर्विवाह कराया। इसलिए इन्हें दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा जाता है। और इनका जो ये संगठन है, दक्षिण भारत का प्रार्थना समाज भी कहा जाता है। इस संगठन को, इसे दक्षिण का प्रार्थना समाज भी कहा जाता है। बंबई पश्चिम में था, तो पश्चिम में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था। प्रार्थना समाज की तरह इसने भी कार्य किया दक्षिण में, तो इसलिए इसे दक्षिण का प्रार्थना समाज भी कहा जाता है। प्रार्थना समाज भी कहा जाता है। अब हम लोग वीर सालिंगम के बारे में देख लिया हम लोगों ने। बस इतना फैक्ट हम लोगों को तैयार रखना है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे तो अगर आप विस्तार देना चाहे तो इसे गूगल, एनसाइक्लोपीडिया इत्यादि पे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग लेंगे एक अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे,
और उनका नाम है गोपाल हरदेश मुख। गोपाल हरदेश मुख, गोपाल हरदेश मुख। इनका एक उपनाम था, लोक हितवादी कहा जाता था। ये सवाल पूछा जा चुका है, लोक हितवादी नाम किसे दिया गया उपनाम, लोक हितवादी। इनका उपनाम था हरदेश मुख का। और जब दिल्ली में दरबार लगा था, 3 बार दिल्ली दरबार लगा। एक लॉर्ड लिट्टन के ज़माने में 1877 में, और 1903 में लगा लॉर्ड कर्जन के ज़माने में, फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में लगा था। तो जब 1877 में दिल्ली दरबार लगा तो उसी समय महारानी विक्टोरिया आई हुई थी। दिल्ली दरबार में एक खादी पहन के गए थे। उस समय खादी वस्त्र अपनी पहचान दिखाने के लिए कि हम भारतीय हैं। तो उसी समय महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। कैसर जर्मनी का सम्राट हुआ करता था, तो उसी के नाम से यहाँ महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो जरा कुछ बातें इसमें नोट कर लेते हैं। और महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया, मतलब भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। तो इनके द्वारा लोकहितवादी, इनका नाम ही लोकहितवादी था। और इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो था उसका नाम भी लोकहितवादी था, लोकहितवादी। पत्रिका भी लोकहितवादी था। और 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन द्वारा, 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में इन्होंने, मतलब गोपाल हरदेश मुख ने, इन्होंने हाथ से बुने हुए खादी वस्त्र पहनकर सभा में उपस्थित हुए, दिल्ली दरबार में पहनकर उपस्थित हुए। तो बस इतना सा फैक्ट है, लेकिन कुछ बात जान लें कि देखिए वास्तव में तीन बार दिल्ली दरबार लगा। एक पहला लगा 1877 में, तो जो 1877 में लगा, 1877 में दिल्ली दरबार लगा पहली बार। और उस समय लॉर्ड लिट्टन वायसराय था, लॉर्ड लिट्टन। फिर 1903 में आया, लॉर्ड कर्जन के ज़माने में दूसरा दिल्ली दरबार लगा। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग की ज़माने में। तो कुल 3 बार दिल्ली दरबार लगा, तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। और जो 1877 का लॉर्ड लिट्टन के ज़माने में दिल्ली दरबार लगा, उसमें विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो यहाँ मिटाना पड़ेगा, विक्टोरिया को
विक्टोरिया को कब? पहले दिल्ली दरबार में 1877 में विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी महारानी घोषित किया गया। लिट्टन ने घोषित किया उस समय। किया गया, ये बात याद रखना कि लॉर्ड लिट्टन के जमाने में बात हुई थी। तथा रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद, कैसर जर्मनी का एक सम्राट हुआ करता था। उसका ऐसा तेज था, उसके नाम को लोग पर्याय बना लिए थे। तो प्रथम दिल्ली दरबार लिट्टन के जमाने में लगा। जब दूसरा दिल्ली दरबार लगा करजन के जमाने में, तो बहुत भव्य आयोजन किया। तो अब हुआ ये कि जब करजन ने दरबार लगाया 1903 में, तो उस समय 14 दिन तक ये चला। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ ये बात। दूसरा, हालांकि ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे चलकर, लेकिन फिर भी जब 1903 में लॉर्ड कर्जन के जमाने में दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार 14 दिन तक चला। बड़ा भव्य आयोजन था। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जिसको ये मुख्य अतिथि बनाना चाहता था ब्रिटेन के एडवर्ड पंचम को, वो सम्राट आए नहीं, और एडवर्ड पंचम की जगह पे ड्यूक ऑफ कैनाट आ गए। इससे लॉर्ड कर्जन नाराज भी हुआ। जान लीजिए कि आना था एडवर्ड पंचम को, सम्राट एडवर्ड पंचम को, लेकिन ये नहीं आए। इनकी जगह इन्होंने भेज दिया अपना एक प्रतिनिधि ड्यूक ऑफ कैनाट, ड्यूक ऑफ कैनाट। तो ये हुआ। और लॉर्ड हार्डिंग के जमाने में जब दिल्ली दरबार लगा तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। ये बातें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब हम लोग एक और शीर्षक की तरफ चलते हैं, देव समाज। देव समाज, इसकी बड़ी आलोचना हुई। ये देव समाज जो है आलोचक भी था। इन्होंने महिला उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। इनकी आलोचना हुई, बहुत ज्यादा आलोचना हुई। देव समाज इसलिए आ जाता, बस केवल इन्होंने महिला उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। महिला उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। अब तक जितने भी लोग मिले, कोई न कोई महिला उत्थान के लिए कार्य किया। लेकिन और इनके जो देव समाज के संस्थापक थे, उनका नाम है शिव नारायण अग्निहोत्री। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक हैं। और इसके सिद्धांत का जो उल्लेख है, सिद्धांतों का उल्लेख, इस सिद्धांतों का उल्लेख देवशास्त्र है। देवशास्त्र में मिलता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग और आते हैं, एक और संगठन को लेते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय समाज सेवक संघ, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना किया था।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या इसे भारतीय समाज सेवक संघ कहते हैं। भारतीय समाज सेवक संघ, समाज सेवक संघ हिंदी में बोल देते हैं। और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और 1905 में ही इसके जो संस्थापक हैं उन्होंने बनारस कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता किए थे। तो संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों का नाम बहुत डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं, तो इसलिए इनको हम संक्षिप्त में लेते हैं। इस संस्था के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, ये जो संस्था है, संस्था के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, या सीधे पत्र लिखिए तो पहला था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, खुद ही अपने आप में एक पत्र था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और दूसरा समाचार पत्र था, इनका दूसरा पत्र निकलता था हितवादी, उसका नाम था हितवादी। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो गोपाल हरदेशमुख द्वारा निकाला जाता था वो लोक हितवादी था, और जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अपना पत्र निकालती थी उसका नाम था हितवादी। तो इस तरह से संक्षिप्त में ये भी हो गया। अब हम लोग किसी अन्य टॉपिक की तरफ बढ़े। एक और आता है सेवा सदन। ये 1885 में इसकी स्थापना होती है और इसके जो संस्थापक हैं बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी, मालाबारी मतलब वो केरल के मालाबार तक पे रहते थे। ये पारसी थे और इनका ये पारसी सुधार से भी संस्थापक, और बालिका विवाह में भी इनका, नेटिव मैरिज एक्ट में भी इनका योगदान रहा। इन चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे, बस आप लोग इसे गूगल करके देखते रहेंगे। हिंदू महासभा, बस इनके संस्थापकों के बारे में जान लीजिए। हिंदू महासभा, ये हिंदू महासभा से ही थे मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1907 में इसकी स्थापना की। संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अब 1900, ये बाद में इन्हें महामना भी कहा गया, और 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय ने किया, और इनका जिक्र हम करेंगे। और वही जो एनी बेसेंट द्वारा CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया गया था, उसी को आगे परिवर्तित और परिवर्धित करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक ले जाया गया। इसमें एक बड़ा ही रोचक तथ्य है कि जब महामना मदन मोहन मालवीय उद्घाटन करवा रहे थे, उस समय दरभंगा के कई राज्यों के राजा राजकुमारियां, रानियां हीरे जवाहरात पहने हुए अपनी
जड़ी बूटियों के साथ आए हुए थे, तो उनको देख करके गांधी जी पहली बार वही भाषण दे रहे थे। कह रहे थे अगर ये चमचमाती हुई लड़ियां 30 करोड़ भूखे भारत की जनता के काम ना आए तो इनकी चमक धूमिल है। इतने में दरभंगा की राजकुमारी उठकर चल देती है। कई लोग नाराज हुए। अगले दिन ये बात समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाती है और गांधी जी उस समय नेशनल हीरो बनकर उभरते हैं। तो ये सब बातें हम लोग आगे देखेंगे। कुछ बात आगे, एक और संप्रदाय आता है राधा स्वामी संप्रदाय। ये सब समाज सुधार और शिक्षा से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है पुनर्जागरण है, यानी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात है, तो राधा स्वामी संप्रदाय, राधा स्वामी संप्रदाय, राधा स्वामी संप्रदाय, और ये इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक, मूल नाम तो शिवदयाल था, एक बैंकर थे, लेकिन इनका नाम था महात्मा तुलसीराम, महात्मा तुलसीराम। मूल नाम इनका था शिवदयाल। ये शिवदयाल ये बैंकर का कार्य करते थे, अपना बैंक चलाते थे, समझिए बैंकर का कार्य करते थे, बैंकर का कार्य करते थे। और ये राधा स्वामी संप्रदाय की जो स्थापना स्थल है वो आगरा, आगरा में है। और आज भी आगरा में दयाल बाग विश्वविद्यालय है, दयाल बाग यूनिवर्सिटी है, दयाल बाग के नाम से बहुत कुछ। तो ये राधा स्वामी संप्रदाय के द्वारा स्थापित है। और हम लोग फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को हम आपको एक समराइज वे में दे रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इसे विस्तार से पढ़ लेंगे। लेकिन अब एग्जाम करीब है तो इन्हें इसी तरह से पॉइंट्स आप लोग बुलेट पॉइंट के रूप में याद रखेंगे। अरिवपुरम, अरिवपुरम, अरिवपुरम आंदोलन 1888, आंदोलन 1888। और इसके संस्थापक थे, प्रवर्तक संस्थापक थे श्री नारायण गुरु। इसके प्रवर्तक थे श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। इन्होंने नारा दिया था, एक जाति एक मानव का नारा इन्होंने ही दिया था। और ये मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं। लेकिन परंतु छुआछूत के घोर विरोधी थे, छुआछूत के घोर विरोधी थे। इसके बाद आता है ये केरल में स्थान, ये स्थान है केरल, ये नाम से ही पता चल रहा होगा, ये केरल की घटना है। ये केरल में अरिवपुरम आंदोलन चला। फिर इसके बाद नायर सत्याग्रह चला, वो भी केरल में था, पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा। पद्मनाभ पिल्लई, राजन पिल्लई, वायकोम नायर, नायर को ही ले लीजिए, नायर जात है, आज भी वहाँ नायर टाइटल लगाते हैं दक्षिण भारत में लोग। नायर सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना, हट करना, कि हम सत्य को मना कर रहे हैं। नायर सत्याग्रह ये भी केरल में ही था। अभी जो केरल में ये भी था। और संस्थापक, इन दो संस्थापकों के नाम ले लेते हैं, दो लोगों का नाम। एक का नाम था पद्मनाभ पिल्लई
पद्मनाभ पिल्लई, राजन पिल्लई। नायर जात के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा उद्देश्य था इनका। इनके आंदोलन का जो उद्देश्य था, नायर जाति के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की रक्षा करना। ये एक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं वायकोम सत्याग्रह 1925 में, ये भी केरल में हुआ। वायकोम सत्याग्रह स्थान वही है, केरल, 1925 में। अभी काफ़ी सबसे लास्ट में इनका कालानुक्रम बैठाने के लिए आ जाता है, तो क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। एझवा और पुलैया जातियों के प्रति छुआछूत के विरुद्ध, एझवा एवं पुलैया जातियों के प्रति छुआछूत के विरुद्ध और केरल विरुद्ध त्रावणकोर राज्य में हुआ था। जो केरल है वहां पे त्रावणकोर राज्य हुआ करता था, त्रावणकोर राज्य में हुआ था। ये जो एझवा जात है, एझवा जात उसमें भी था, जो मैंने पहला आंदोलन आपको बताया अरिवल्लपुरम, और इसमें भी। तो वायकोम में एझवा और पुलैया तो जातियां थी, निचली कास्ट, लोअर कास्ट, इनका बहुत लोग शोषण करते थे, छुआछूत लोग रखते थे। तो ये लोग अपने आत्मसम्मान के लिए इकट्ठा हो गए, तो इनका यही उद्देश्य था। और इसका परिणाम ये हुआ, महात्मा गांधी और महारानी के मध्य समझौता हुआ 1925 में। परिणाम इसका क्या हुआ? इस आंदोलन का परिणाम तब तक महात्मा गांधी हस्तक्षेप कर चुके थे। परिणाम हुआ आंदोलन का, महात्मा गांधी व रानी के मध्य समझौता। यहाँ त्रावणकोर की जो रानी थी, रानी के मध्य समझौता। मंदिरों में प्रवेश को लेकर, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति। अब मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिलने लगी जब समझौता हो गया महात्मा गांधी के साथ, महारानी के साथ जब समझौता हुआ, तो वायकोम सत्याग्रह बोला जाता है। जैसा कि हम लोग देखें, 2015-16 की घटना है। तृप्ति देसाई केरल में शबरीमाला मंदिर है, तो भू माता रणरागिनी ब्रिगेड बना के महिलाओं की कई किलोमीटर लंबी कतार लगा के मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन किया, और अंततोगत्वा आंदोलन सफल भी रहा। शनिपुर सिगड़ा मंदिर में भी यही कहानी रही, और अंत में न्यायालय ने भी कह दिया, मान्यता दी कि यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते, महिलाओं को भी पूजा अर्चना का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन तब तो हमारा संविधान नहीं चल रहा था, ये ब्रिटिश रूल था, और हमारे देश कई छोटे छोटे रियासतों, बड़े टुकड़ों में बटे हुए थे। ये तब की बात है, ब्रिटिश रूल के समय की बात है। और दूसरा होता है गुरुवायूर सत्याग्रह, मिटाते हैं हम।
बहुत आज गर्मी ज़्यादा है। गुरुवायूर, गुरुवायूर सत्याग्रह या गुरुवायूर आंदोलन भी कहते हैं, गुरुवायूर। और ये था 1931 की बात है, 1931। और ये जो सत्याग्रह था इसके नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता के केलप्पन नेतृत्व किया। और इसमें त्रावणकोर के महाराजा त्रावणकोर के महाराजा के साथ समझौता और ये हुआ था 1936 में। आंदोलन शुरू हुआ था सत्याग्रह केलप्पन के नेतृत्व में 1931 में और 1936 में तक चला। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा और इनके बीच एक समझौता होता है, इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिली। समझौते के द्वारा मंदिरों में प्रवेश की अनुमति, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति। अगला आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें जो कि पूरा एक नए युग का ही समझिए सूत्रपात कर, एक बालिका नंगेली की कहानी है। त्रावणकोर में ऐसा होता था कि जो निचली जात की बालिकाएं थी उनको आस्तीन ढकने का अधिकार नहीं था, फुल आस्तीन कपड़े नहीं पहन सकती थी। अगर ऐसा राजा के सभासद या राज्य के कर्मचारी देख लेते थे, आस्तीन टैक्स लिया जाता था उनसे। अगर कपड़ा पहना देख लिया जाता था तो काट लिया जाता था। तो नंगेली की एक कहानी है। नंगेली ने जब वो आस्तीन टैक्स मांगने आए तो बस उसने क्या किया कि उसी दौरान उनके कहा कि टैक्स तो नहीं दे सकते, लेकिन हथियार से अपने आस्तीन को काट के दे दी और उसी समय नंगेली की मृत्यु हो जाती है। और जब ये समाचार राजा को पता चला तो एक बहुत पूरी जात ने आंदोलन किया। उसी समय से सबको अधिकार हो गया आस्तीन ढकने का। तो ये नंगेली की कहानी और ये चेरथल गांव की घटना है केरल में। तब त्रावणकोर राज्य हुआ करता। जरा इसके बारे में थोड़ी सा नोट कर लेते हैं हम लोग। बाकी डिटेल नंगेली के बारे में फिल्म भी बन चुकी है, किताब भी लिखी जा चुकी है, लेकिन हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नोट कर लेते हैं। चेरथल गांव है। चेरथल अब इस समय केरल में पड़ता है। चेरथल गांव और ये है केरल, इसमें केरल में है। केरल के त्रावणकोर, अब देखिए सब केरल में घटना सारी है दक्षिण भारत में। त्रावणकोर राज्य में एक गांव था, एक गांव है, अभी भी चेरथल। इसका नाम बदल दिया। तो नंगेली नामक बालिका ने, नंगेली नामक बालिका ने आस्तीन कर ना चुकाने का संकल्प लिया। ना चुकाने का संकल्प लिया, बल्कि मैं ये कहूँ कि ना चुकाने के लिए स्वयं का बलिदान किया। ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ना चुकाने के लिए स्वयं का बलिदान किया, अपने ही प्राण दे दिए उसने। जब राजा को पता चला तो उसे बहुत ग्लानि हुई और आज इसे मुल्शीपुरम, आज इसको मुल्शीपुरम कहा जाता है। अब मतलब आज के समय में इसे मुल्शीपुरम, मुल्शीपुरम का अर्थ होता है अस्तन वाला नगर, अस्तन वाला नगर। कहा जाता है। तो नंगेली ने जब अपना ब्रेस्ट टैक्स नहीं दिया बल्कि अपना स्वयं का बलिदान कर दिया, कहा कि आज मेरा बलिदान हो जाने से समूची नारी जात का गौरव बढ़ जाएगा, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी जा चुकी होगी और सब लोगों की माने ये दशा नहीं होगी। तो इन्होंने एक लैंडमार्क स्थापित किया इतिहास में। तो इस तरह से अब हम लोग थोड़े से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अंबेडकर साहब को हम लोग बहुत डिटेल्स पढ़ते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मुझे पूजो मत, मेरी पूजा मत करो, मुझे मूर्तियों में मत देखो, मुझे किताबों में पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ो। और कहते हैं शिक्षा उस सिंघनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो डॉक्टर BR अंबेडकर, इनके बारे में संक्षिप्त ही कहें, इनको तो पढ़ने के लिए एक वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर BR अंबेडकर, इनका योगदान इतना बड़ा है। BR अंबेडकर अब जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, उनके नाम हैं के द्वारा प्रकाशित पत्र। मुख्य पत्रों की बात लिखेंगे पहले, मेन बात। पहला पत्र है मूक नायक। मूक माने जो ना बोले, मूक नायक। और इसके लिए तो इस पत्र के प्रकाशन के लिए साहू जी महाराजा ने इस पत्र के लिए धन की व्यवस्था की थी। साहू जी महाराज ने इसके लिए, इसके प्रकाशन के लिए धन की व्यवस्था की। खास दूसरा पत्र है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। तीसरा पत्र है इनका जनता। पत्र पत्रिकाएं सब हैं जनता। चौथा है समता। और एक मराठी पाक्षिक पत्रिका निकालते थे। मराठी पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली, 15 दिन पर निकलती थी ये, पाक्षिक पत्रिका थी ये। इतने बड़े विद्वान थे। और एक इन्होंने लिखा प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, ये पूछा जाता है बहुत बार, ये प्रबुद्ध भारत इसके द्वारा लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा प्रकाशित अंतिम समाचार पत्र है ये। बाबा साहेब द्वारा प्रकाशित अंतिम पत्र।
अंतिम समाचार पत्र। और इन्होंने कुछ संगठन स्थापित किए थे, जरा उस संगठन के भी नाम थोड़ा सा यहाँ लिख दें हम। संगठन अखिल भारतीय दलित संघ, संगठन, इन्होंने जो संगठन बनाया था, संगठन अखिल भारतीय दलित संघ या ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, इनका अखिल भारतीय दलित संघ एक संगठन था। दूसरा था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, एक ये था, दूसरा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो इस तरह से पुनर्जागरण के तहत हमने सारी बातों का अध्ययन किया, बहुत से तथ्य अगर जो मिसलेनियस के रूप में हम लोग देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन या अन्य टॉपिक के साथ। आपका समय शुभ हो।